हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बेटा। हमारे वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th के लिए वीडियो होने जा रही है बेटा। आपको पता होगा कि क्लास 10th का जो सिलेबस है बहुत तेज़ी से स्कूलों में मूव कराया जा रहा है। 1, 2 इन सब चैप्टर को करा दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैंने भी आपको चैप्टर्स कराए हैं। अब मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बेसिक से मैं शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और ये बताना भी चाहूँगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताया था ये बात कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री ना 2 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नहीं एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना एक हमारा जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। मतलब कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी जाए उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या किसी भी इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें हम लोग बदल कर, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास लिखा हुआ है x² + 4x - 1 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a क्या है बेटा, अगर मैं आपको a दिखाऊं तो a हमारा 1 है, b हमारा 4 है और c हमारा -1 है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है बेटा, 2 है। अगर x के पावर 2 का कोई भी आपने टर्म देखा तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे यस सर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन हुज डिग्री इज व्हाट, 2। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अगर किसी ने कह दिया कि सर इसमें तो x नहीं था, x नहीं हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा x² तो है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रूरी है कि x का पावर 2 वाला टर्म हो, उसके अलावा कोई टर्म हो और चाहे ना हो चलेगा। जैसे 2x + 1 = 0 लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 2 वाला कोई टर्म नहीं है, यानी इसकी डिग्री 1 है ना बेटा। तो इक्वेशन वही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे जिनकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सारे इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बताइए कि क्या x² + 2 = x + 7 का होल स्क्वायर है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यू टोल्ड अस दैट इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन इज 2 देन वी से इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ आपको x का स्क्वायर तो दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर भी आपको x² मिलेगा। अगर मैं इधर मूव करूँ, इसको ओपन कर दूँ तो x² + 49 प्लस बेटा 14x आएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर मैंने लगाया है। यहाँ x² + 2 ऑलरेडी है, ये x² और ये x² कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 14x + 49 और ये 2 उस साइड में आके -2 = 0। क्या आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 नहीं है। तो देखने में अगर लग भी रहा है तो आप उसका सॉल्व करके देख लेंगे बेटा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए। एग्जाम में आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप उनको देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास आपके लिए, x - 1/x = 3 लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखने में भी x का पावर यहाँ 1 लग रहा है बेटा, नीचे भी x का पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर भी ले जाऊँ तो x का पावर -1 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ना x से मल्टीप्लाइड कर देंगे एलसीएम निकाल के। बाबू ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा हमारा -1 और ये है 3, है ना। ये बन जाएगा x² - 1 = 3x या x² - 3x - 1 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना है और वो दिखाना है कि नहीं है। ओके बच्चों,
इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को देख के ही नहीं, थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने आपका तैयार करवा दिया, 1 मार्कर। अब मैं आता हूँ आपको इसके सोल्यूशन के। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना बेटा, आपको क्वेश्चन में 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके सोल्यूशन पर। बोलेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसका जो सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, 2 तरीके से। एक होता है, हम लोग बोलते हैं इसको बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक हमारा होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड के बाद एक हमारे पास है फार्मूला मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है गलत हो जाए। मिडिल टर्म इस मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं, और आप लोगों ने किया भी है, खैर पॉलिनोमियल में ऐसे ही आपने किया था, तो मैं इसको, और ये फॉर्मूला मेथड, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग एक देखते हैं क्वेश्चन किस पे, फैक्टराइजेशन मेथड पर, है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, जैसे 9x² है, -3x है, -2 है, = 0। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 9x² -3x -2 = 0 है। आपको क्या करना है इसमें इस 9 और 2 को आपस में मल्टीप्लाइड कर लीजिए। 9 और 2 आपस में जब मल्टीप्लाइड होंगे बेटा तो आपको क्या दे देंगे, 9 2 जा 18। 18 को हमें ऐसा ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब है कि फैक्टराइज करना है, 2 पार्ट में करना है, जिससे कि हमें 3 मिल जाए। तो 18 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 18 के लिए हमारे पास आ जाता है बेटा 3 × 6, 3 × 6 यानी 3 और 6 एक नंबर आ गए, जिससे कि मुझे 3 मिल सकता है। याद रखो कि पहले इनको मल्टीप्लाइड करना है, जो इनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया है उसको इस तरह से फैक्टर करना है, यानी 2 नंबर में बांटना है, जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उन 2 नंबर्स को हमें बीच वाला नंबर मिल जाए। इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पे मैंने देखा 3 6 या 18, और 6 और 3 से मुझे 3 मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो देख लो, 9x², मैं यहाँ -6x लिख दूंगा, यहाँ +3x। आप लोग बहुत ध्यान से क्रॉस वेरीफाई करिएगा, -6x + 3x आपको क्या देगा, आपको -3x देगा। यानी हमने इसकी वैल्यू नहीं बदली बेटा, वैल्यू तो वही रही, केवल हमने क्या किया, -3x को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसीलिए मेथड का नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। अब आप देखिए इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं बेटा 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x -2, यहाँ पे 1 निकाल देंगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा 3x -2, ठीक है ना। अब आप देखिए ये तो एक हो गया 3x -2 और एक हो गया हमारा 3x + 1, है ना। आप देख लीजिए अच्छे से, 2 फैक्टर आ गए बेटा हमारे पास, एक आ गया 3x -2 और एक आ गया 3x + 1। तो अब इसके 2 आंसर भी आ जाएंगे। एक आंसर होगा 3x -2 = 0, है ना, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ से 3x बन जाएगा बेटा हमारा 2, तो x बन जाएगा हमारा 2/3, है ना। और एक हमारे पास आएगा बेटा 3x + 1 = 0, तो यहाँ से 3x हो जाएगा हमारा -1 और x हो जाएगा हमारा -1/3। तो 2 आंसर, एक ये है बेटा और एक ये है। तो x हमारा 2/3 है और x हमारा -1/3, इसके 2 सोल्यूशन निकल कर आए। तो सोल्यूशन निकालने का एक तरीका ये है, इसको बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। इसी में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन के आपको कराऊंगा अभी, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। हर टाइप के एक क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। कोशिश मेरी रहेगी कि आप एग्जाम में फंसे ना, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं एक बार आपको करा दूं। एक क्वेश्चन मेरे पास है बेटा आपके लिए, जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, खैर ये क्वेश्चन है कि 2x² - x + 1/8, है ना बेटा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन आ गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन आ गया तो इसका एलसीएम निकाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 8 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 16x²। होप कि आप सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि हम लोग सबको 8 के बराबर कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। ये -8x हो गया बेटा, 1 हो गया 0। ये 8 इस साइड में आएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 16x² - 8x + 1 = 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि जब 0 को 8 में मल्टीप्लाइड करेंगे बेटा तो 8 × 0 0 ही होता है। आप लोग को पता है ना बेटा, हाँ ठीक है। अब आप देखिए ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 16 बन जा होता है बेटा 16। अब 16 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 16 हो सकता है बेटा जी, देखिए 2 8 या 16 भी हो सकता है, लेकिन 2 और 8 से हमें 8 नहीं मिलेगा। 4 4 जा अगर देखें,
4 और 4 से 8 भी मिल सकता है, 4 4 जा 16 भी हो सकता है। तो मैं वही लेके चल रहा हूँ 16x², यहाँ -4x, दूसरा ही -4x लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे तो -8 चाहिए ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा? 4x दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये 4x है, ये -1 है। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा? हम इसमें से निकाल सकते हैं -1। तो -1 निकाला कॉमन, क्योंकि देखो जब भी आपको ना, जैसे यहाँ 4x मिल गया, 4x -1, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी हमको 4x -1 ही चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा, अदरवाइज हमारा काम बनने वाला नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है कि 4x तो है लेकिन माइनस के साथ है, 1 तो है लेकिन प्लस के साथ है, और आपको क्या चाहिए? 4x -1, यानी इसका भी साइन चेंज है, इसका भी साइन चेंज है। तो हम -1 कॉमन निकाल, देखो यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो पहला तो मेरा 4x हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यानी माइनस से अगर इन दोनों टर्म को हम डिवाइड कर दें तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। बेसिक सा फंडा है बेटा, है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। ये हो गया, दूसरा भी 4x -1 हो गया। इसका मतलब है इसके 2 आंसर आएंगे और दोनों ही सेम आ जाएंगे, है ना बेटा। एक हो जाएगा 4x = 1 और x = 1/4, दूसरा भी चूँकि सेम है तो इसका भी आंसर x = 1/4 है। आंसर तो 2 आएंगे लेकिन दोनों ही आंसर क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। x = 1/4 आपका आंसर होगा दोनों केस में, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा बेटा आपको और एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ, या देखिएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहीं पर मैं बता देता हूँ, जब तक आप इसको भी देख लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि रूट में अगर वैल्यूज़ दे दी जाएंगी तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास है, कई बार ना क्वेश्चन फंसाने के लिए स्कूल में आजकल थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देते हैं बेटा। NCERT जो होता है उससे भी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बना के स्कूल वाले देते हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं आप उनको पहले सॉल्व किया करिए, फिर उनकी एक्सरसाइज को धीरे धीरे करने की कोशिश किया करिए। नहीं आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं अपने क्लास में आपको वो क्वेश्चन कराऊँ जनरली जो स्कूल में आते हैं, है ना बेटा। हाँ देखिए 3√7 और यहाँ √7 है, करना वही है, हमें इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। 3√7 को अगर √7 से मल्टीप्लाइड करें तो 3√7 × √7, आपको पता है √7 × √7 हो जाता है बेटा 7, तो 3 7 जा आ गया बेटा हमारा 21। कितना आ गया? 21। अब 21 को बेटा ऐसा ब्रेक करना है कि 4 आ जाए। 21 आता है बेटा 7 और 3 से, 7 3 जा होता है बेटा 21, है ना। 7 और 3 यूज करके देखो तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा, एक में लिख दूंगा 3√7 x² प्लस 7x माइनस 3x और -√7 = 0। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे अब हम लोग इसमें कॉमन निकालेंगे। एक इसको अलग करिए और इसको अलग करिए। देखिए ध्यान से, 3√7 है और 7 है बेटा, इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? x तो कॉमन दिख रहा होगा, मुझे इसमें एक और चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। मुझे √7 यहाँ नज़र आ रहा है और इसके अंदर मुझे √7 नज़र आ रहा है। मैं आप लोग को ही बताता हूँ कि आप लोग कैसे नज़र लाइएगा। 7 जो होता है बेटा, इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, एक होता है √7 × √7, यानी एक 7 के अंदर 2 बार √7 होता है। अगर मैं √7 यहाँ से निकाल दूँ तो एक √7 बचेगा, मतलब मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ √7x। तो पहला तो बच जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा हमारे पास बेटा √7। क्या बचेगा? क्योंकि मैंने x तो निकाल दिया और √7, एक 7 में 2 √7 होते हैं, क्योंकि √7 × √7 मिल करके 7 होता है, तो यहाँ बच गया √7। आइए आगे देखते हैं इन दोनों में मुझे निकालना -1, क्योंकि पहला पॉजिटिव दूसरा ही पॉजिटिव चाहिए और सेम नंबर चाहिए, तो 3x प्लस √7, है ना। बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल देखने में लग रहा था बेटा। 3x प्लस √7 आ गया बेटा हमारा एक, और एक आ गया √7x -1 = 0। ये 2 वैल्यू आ गई, यहाँ से देखेंगे तो 3x प्लस √7 आ गया बेटा = 0। 3x = आएगा बेटा -√7, तो x आ जाएगा बेटा हमारा -√7/3। एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू को देखेंगे, √7x हमारा 1 है, तो x हमारा आ जाएगा 1/√7, है ना। तो 2 वैल्यू हो गई बेटा हमारे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बेटा हम लोग अगर ध्यान से देखें इसको, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग बुक में अगर मैं आपको मिल जाएगी, आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं भी आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। भले ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको होमवर्क तो एक आध दे ही सकता हूँ। आप लोगों का काम है उसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट हमारे पास लिखा है 3 अपान में x प्लस
1 माइनस 1 अपान में 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा हमारा 2 अपान में 3x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में आके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसको एकदम डिस्कस करके आपको बता दूंगा। आप लोगों से डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये क्वेश्चन आपको करके आना है बेटा खुद से। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं हर तरीके के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखते रहिए। उसके बावजूद भी नहीं आता कमेंट करके पूछिए। मेरे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए, है ना बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, बाय।